जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, आज के इस क्लास में आपको ऐसा प्रश्न बताया जाएगा जो सीधे आपके पेपर में आएगा। मैं कहूंगा अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो सीधे आपके एग्जाम में हुबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये जो सवाल है साथियों, आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका है और ऐसा हर साल एक सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, याद रखिएगा, सभी बच्चे को पता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था साथियों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। ये आपका कहां में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां में स्थित है? उत्तराखंड में। इसका स्थापना कब हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा, 1936 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। पहले इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नहीं था। इसका पहले का जो नाम था साथियों, याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान था। सबसे पहले जब ये राष्ट्रीय उद्यान बना था 1936 में, तो इसका नाम था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। धीरे धीरे फिर इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। तो अगर हेमिस भी देता है तो हेमिस चाहे जिम, दोनों एक ही का नाम है, ठीक है, कवर कर लीजिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। यह कहां में स्थित है साथियों? उत्तराखंड में स्थित है। अगर बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये आपका असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां में है साथियों? असम में है। अगला सवाल की बात करें, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है साथियों? आपको पता होना चाहिए, यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग कवर करेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां में हो जाएगा साथियों? गुजरात में हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां में हो जाएगा साथियों? गुजरात में हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां है साथियों? तो याद कीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल में है। कहां में है साथियों? ये आपका पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां में है साथियों? पश्चिम बंगाल में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां में है साथियों? गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे साथियों, यह आपका असम में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, आपका कहां में है? उत्तराखंड में। अगर आप ये चार सवाल को अभी याद कर लेते हो तो यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हर साल राष्ट्रीय उद्यान से आपके एग्जाम में एक सवाल बनता है। और एक बात मेरा कवर कीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान को कभी कभी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नेशनल पार्क भी। तो कभी कभी बच्चा देखिए, जैसे मैं दे देता है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने बताया नहीं। तो बाबू, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है? नेशनल पार्क ही होता है। तो याद रखिएगा, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड में था। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। इसका पुराना नाम हेमिस राष्ट्रीय उद्यान था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां में? असम में। गिर कहां में? गुजरात के। सुंदरवन कहां में है? पश्चिम बंगाल में। सारा आपका क्लियर हो गया, आशा करते हैं। चलिए अगला नंबर, नेक्स्ट सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? बताइएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाएगा। मैं कहूंगा साथियों, आप वास्तव में बीएसएससी कार्यालय परिचार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो मेरे बात को ध्यान से देखिएगा। जो आपका एग्जाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो आपका क्लियर है कि जो आपका एग्जाम होता है उसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 100 क्वेश्चन। हमको कवर यानी पकड़ किस पर बनाना है साथियों? तो देखिए, जीके पर अगर कब पकड़ आप बना लेते हैं, क्योंकि जीके का आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पढ़ता हर कोई है, लेकिन रिजल्ट उसी का निकलता है जो बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करता है, ठीक है ना। मतलब आप बेस्ट तैयारी करते हैं। देखिए, पढ़ाई तो हर कोई करता है। बीएससी का फॉर्म लगभग 15-16 लाख बच्चे भरे हैं, उसमें से जितना आपका फॉर्म है 4000 कुछ करके, उसमें उतना का ही सिलेक्ट होगा। तो आपको कोई बेस्ट तरीका से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या तरीका है बाबू? जैसे में जीके का 40 क्वेश्चन आता है आपका, अगर आप 40 में से 35 प्लस प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, 35 प्लस प्रश्नों को सही कर लेते हैं साथियों, यकीनन मानो 35 इसमें सही हो जाएगा। और हिंदी का 30 क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपका मैथ 0 के बराबर आता है, मैथ में तैयो हम आपको 20 में से 30 में से कम 20 प्रश्न सही करवा देंगे, ऐसा प्रश्न हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो आपका मैथ जीके में 35 हो जाएगा, हिंदी में से
आपका 30 में से 25 सही कर दोगे। अगर इतना भी आप सही कर देते हो साथियों, तो इस बार आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। और बच्चे क्या करते हैं कि जो सवाल नहीं आता उसको भी टिक लगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग ही, अगर आपका गलती होगा तो नंबर कटेगा साथियों, तो ऐसा नहीं करना है। जो प्रश्न आपको कंफर्म है उसी में टिक लगाना है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसका स्ट्रेटेजी आपको हम बताएंगे, आपको किस लेवल का तैयारी करना है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों? काफी इंपोर्टेंट सवाल आपका आ रहा है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों? विष्णु शर्मा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला नंबर सवाल है साथियों, 3 नंबर आपका सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? याद रखिएगा साथियों, दल बदल कानून विरोध जो है वह किस अनुसूची में है? तो यह आपका 10वीं अनुसूची में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दल बदल अनुसूची मतलब अनुसूची, या मतलब कौन सा अनुसूची है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साथियों, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दल बदल कानून किस पर पारित होता है। ये आपकी एग्जाम में 10th लेवल में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। दल बदल कानून किस पर पारित होता है साथियों? तो ये आपका विधायक पर पारित होता है। दल बदल कानून किस पर पारित होता है साथियों? विधायक पर पारित होता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला लेवल का क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं साथियों, भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? बताइएगा, हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आपको। देखिए, इसमें हम लोग जीके के पहले 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे साथियों, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी के 30, उसके बाद मैथ का। तो हमारा टारगेट आज का रहना चाहिए 40 में से 35 प्लस प्रश्नों को सही करने का, ठीक है। और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारा तरीका आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारिका पास करने का बताया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो पढ़ाई होता है साथियों, ओनली बीएसएससी कार्यालय परिचारिका ही होता है। ऐसे तो आपका तैयारी सभी चीज का करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादातर पढ़ाई आपका हो रहा है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका हो रहा है। यहाँ से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी करें। तो आज से आप भी मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर यहाँ पर भारत में न पूछ के पूछेगा हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, बताइएगा। हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है ना। हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है साथियों? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सांडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने किया था? बताइएगा, सांडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने किया था साथियों? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। बताइएगा, सांडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने किया था? तो भगत सिंह और राजगुरु ने किया था। ये दोनों ने मिलकर सैंडर्स का हत्या किया था। सैंडर्स कौन था? तो जेल का सॉरी, यह एक वकील था। क्या था? यह एक वकील था, तो उसको ही बम फेंक कर मार दिया था, ठीक है। तो भगत सिंह और राजगुरु ने मारा था, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट लेवल का सवाल है, जो कि सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचालन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचालन में पूछा जाता है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में साथियों? केरल में है। याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा साथियों? केरल। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बताइएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था साथियों? तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट था। इसका लॉन्चिंग कब हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसका लॉन्च हुआ था। 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को क्या हुआ था साथियों? इसका लॉन्च हुआ था। याद रखिएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था साथियों? आर्यभट्ट था, जिसको लॉन्च 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को किया गया था। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था साथियों? काफी इंपोर्टेंट है। दीन ए इलाही धर्म आपका अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ये वाला सवाल है साथियों, मैं आपको कई बार क्लियर करवा चुका हूं, तो आप बताइएगा अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 370 जो संबंधित है साथियों, वो आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये आपका किससे संबंधित है साथियों? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, क्विट क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कहने का मतलब क्या है साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट कहने का मतलब क्या है साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कवर कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था साथियों? तो पूरी डेट को अगर हम लोग कवर करें तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, एकदम इंपोर्टेंट लेवल का सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसको किया किसने था? तो महात्मा गांधी जी ने। इसमें नारा मतलब दिया गया था, करो या मरो का। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया साथियों, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। आप इस पर बीएसएससी कार्यालय परिचारी लिखकर मैसेज करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, जुड़ने का यह प्रक्रिया है। या टेलीग्राम का लिंक भी नीचे आपका दिया गया है। ठीक है, जहां पर आपका सारा पीडीएफ वहीं पर डाल दिया जाता है। अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किन्हें कहा जाता है साथियों? बताइएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। बताइएगा, भारत का मैनचेस्टर किन्हें कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल राइट आंसर, ज्योतिबाई फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबाई फुले। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुलामगिरी के लेखक कौन है साथियों? ज्योतिबाई फुले। एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबाई फुले। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बताइएगा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है साथियों? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? तो याद रखिएगा, यमुना नदी है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की अगर बात हो रहा है तो गंगा से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं साथियों। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे सवाल करवाएंगे जो वास्तव में आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो मैं कहूंगा साथियों, आप सारे प्रश्न को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। तो याद कीजिएगा, गंगा नदी की लंबाई आपका पूछता है एग्जाम में, तो 2525 किलोमीटर है। यह कहां से निकलता है साथियों? तो याद कीजिएगा, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल को हम लोग कवर करते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। और देखिए, यहाँ पर कवर और कर देते हैं। जैसे में यहाँ से और भी पूछा जाता है, सोन नदी। सोन नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो रहा है ना। चलिए, बिहार का शोक हम लोग किसको कहते हैं बाबू? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बताइएगा, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है साथियों? तो याद रखिएगा, जो शारदा अधिनियम है साथियों, वो आपका बाल विवाह से संबंधित है। यह आपका किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, किसने लिखा था? इसका लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला नंबर सवाल की बात करें साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट एवं टॉप लेवल का सवाल है साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इसका स्थापना किसने किया था साथियों? ए ओ हयूम ने किया था। इसका स्थापना किसने किया था? ए ओ हयूम ने किया था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, काकोरी कांड कब हुआ था? ये वाला सवाल मैं साथियों आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं। तो काकोरी कांड आपका 1925 में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में आपका काकोरी कांड हुआ था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर बात हम लोग 1930 का करें साथियों, तो 1930 में आपका डांडी मार्च हुआ था। 1930 में आपका क्या हुआ था? डांडी मार्च हुआ था। 1930 में आपका क्या हुआ था साथियों? डांडी मार्च हुआ था। 18 नंबर सवाल है साथियों, प्लासी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था साथियों? प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था साथियों? 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मतलब बक्सर का युद्ध पूछेगा तो 1764 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर सवाल की बात करें साथियों, और नीचे देख सकते हैं वही वाला सवाल पूछ भी दिया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बताइएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था साथियों? किस वर्ष हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था साथियों, वो आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करें, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? बताइएगा साथियों, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, चलिए अगला नंबर की सवाल का हम लोग बात करते हैं साथियों, शिवाजी का राजाभिषेक किस वर्ष हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट है, शिवाजी का राजाभिषेक किस वर्ष हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा 1674 ईस्वी में। एकदम आज की इस वीडियो में आपको टफ लेवल का सवाल करवाएंगे, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो शिवाजी का राजाभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। अगला नंबर सवाल की बात करें साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, जालियांवाला बाग, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो कवर कीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका क्या होता साथियों? जालियांवाला बाग आपका हत्याकांड हुआ था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर सवाल है साथियों, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल में पाल कौन था? बताइएगा, लाल बाल पाल में पाल कौन था? बताइएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पाल हम लोग बिपिन चंद्र पाल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं साथियों? विपिन चंद्र पाल को बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों, आपकी एग्जाम के लिए कवर कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? बताइएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय वायसराय कौन था साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था? तो हमने अभी कवर किया कि भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। और यह किसके वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लॉर्ड देखिएगा, लॉर्ड लिन लिथगो, ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं साथियों, वही वाला बिल्कुल आपका सही होगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? एकदम इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे साथियों? तो बिल्कुल राइट आंसर है राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे साथियों? राकेश शर्मा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे साथियों? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे साथियों? चाणक्य। याद रखिएगा, चाणक्य को
एक और नाम से जाना जाता था विष्णु गुप्त, नहीं ऐसे कुछ था उनका, ठीक है ना। तो उनको एक और नाम से जाना जाता था, कौटिल, हाँ कौटिल नाम से उनको एक और नाम से जाना जाता था। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, और ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, तो आप मुझे कवर कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, एकदम इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया साथियों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है साथियों, प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा साथियों, बृहस्पति हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा साथियों, बृहस्पति है, याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से हम लोग कितना प्रश्न को 30 प्रश्न को हम लोग कवर कर लिए साथियों, ठीक है ना। अब हम लोग किसको कवर करेंगे साथियों, हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे। तो आप लोग बताइएगा, जीके में से 30 में से आपका कितना स्कोर हुआ, हमने तो 40 का बात किया था, लेकिन यहाँ पर 30 ही प्रश्न था आपका। तो बताइएगा 30 में से आपका कितना प्रश्न यहाँ पर सही हुआ, 25 26, जितना भी सही हुआ ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइए। उसके बाद हम लोग हिंदी को कवर करते हैं। हिंदी में भी लगभग आपका 20 प्रश्न है साथियों, 20 से ज्यादा ही होगा, तो हम लोग 20 का टारगेट लेकर चलते हैं। 20 में से कम 15 प्लस का टारगेट लेकर चलते हैं, कि 15 प्लस प्रश्न आपका सही होगा साथियों, ठीक है ना। बताइएगा निशाचर शब्द का सही अर्थ क्या है, निशाचर शब्द का सही अर्थ क्या होगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा निशाचर शब्द का सही अर्थ क्या होगा। निशाचर, निशाचर हम लोग उनको बोलते हैं साथियों जो रात में घूमता है, जो रात में चलते रहता है, उसको हम लोग निशाचर बोलते हैं। तो रात में घूमने वाला को क्या बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, कर्ण प्रिय शब्द का अर्थ क्या है, बताइएगा, कर्ण प्रिय शब्द का अर्थ क्या है, कानों को अच्छा लगने वाला। कर्ण प्रिय शब्द का अर्थ क्या है साथियों, कानों को अच्छा लगने वाला। कर्ण प्रिय का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, कानों को अच्छा लगने वाला। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्ण प्रिय शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, कान को अच्छा लगने वाला। एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। अगला नंबर सवाल है, दूरदर्शी शब्द में कौन सा समास है। ऐसा एक सवाल हर साल आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, जब इस प्रकार से दिया रहे क्वेश्चन, तो दोनों का हम सबसे पहले अर्थ निकालते हैं। दूर आप प्लस में दर्शी, ऐसे तो आपका हो जाएगा, तो दोनों का यहाँ पर अर्थ हो रहा है। दूर मतलब तो दूर हो रहा है, और दर्शी का मतलब देखना, तो इसमें दोनों का अर्थ होगा बाबू, जिसमें दोनों का अर्थ होगा वह आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जिसमें भगवान का नाम आएगा वह द्वंद्व बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। और जिसमें द्वंद्व समास करने का मतलब जिसमें योजक चिन्ह है, जैसे में राम सीता, जैसे में राम सीता, ये सब आता है साथियों, जिसमें बीच में ये हाइफन या योजक चिन्ह लगा रहता है, वो आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, आपका जवाब आना चाहिए, अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अति उपसर्ग के कौन सा शब्द बना है साथियों, बताइएगा। अति शब्द से कौन सा शब्द बना है, अति से पराजय कभी बनेगा, कोई जिंदगी में नहीं अति से पराजय बनेगा, निराशा कभी नहीं, और गुण कभी नहीं। हाँ, यहाँ पर ये अत्याचार बनेगा आपका साथियों। अति प्लस में अचार मिलकर क्या बनता है, यहाँ पर समझिएगा, अति प्लस में अचार, अति प्लस में अचार, अति प्लस में क्या है, अचार, अति प्लस में क्या साथियों, अचार। तो अति, अति प्लस में अचार, तो मिलकर क्या बनेगा साथियों, अत्याचार। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, ठीक है। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करेंगे, नयन का पर्यायवाची कौन है, बताइएगा, नयन का पर्यायवाची कौन सा होगा साथियों, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो नयन का पर्यायवाची जो शब्द होता है साथियों, वह नेत्र होता है। नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है साथियों, नेत्र। पर्यायवाची कहने का मतलब क्या है साथियों, कि उस शब्द को और हम लोग क्या बोल सकते हैं अपने भाषा में, ठीक है ना। तो जैसे में उसका समान अर्थ भी कह सकते हैं, कि उसका समान अर्थ वाला शब्द, तो नयन को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेत्र। मुख कभी नहीं, कान कभी नहीं, कर कभी नहीं, गलत। चलिए
छह नंबर आपका सवाल है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, बताइएगा जलज शब्द का अर्थ क्या है। जलज शब्द का अर्थ क्या है साथियों, बताइएगा। जलज शब्द का अर्थ क्या होता है, जल में जन्म लेने वाला। जलज शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों, जल में जन्म लेने वाला। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा साथियों, जलज। जलज हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइएगा। शुद्ध शब्द आपका कौन सा है साथियों, आवश्यक। आवश्यक में से कौन सा आपका शुद्ध शब्द होगा साथियों, बताइएगा। तो यहाँ पर कौन सा आवश्यक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, देखिए तो ये वाला कभी लगेगा आपको सही लग रहा है, नहीं ना, ये वाला भी सही नहीं, और ये वाला आवश्यकता आवश्यक की बात यहाँ पर हो रहा है, तो ये वाला देखिए सी जो ऑप्शन है साथियों, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ए वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। अच्छे से अगर आप पहचानना सीख जाते हैं तो हिंदी में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमने क्या बताया था साथियों शुरुआत में, कि हिंदी में आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप 30 में से आराम से 25 प्लस प्रश्न को सही कर दोगे। अगर थोड़ा सा मेहनत आप मेरे क्लास में किए हो साथियों, तो यकीनन मानो कि यहाँ से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, राजपुत्र में कौन सा समास है, बताइएगा। राजपुत्र में आपका कौन सा समास है साथियों, तो राजपुत्र, देखिए राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र, इसमें दोनों का अर्थ हो रहा है साथियों, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, जो कभी नहीं मरता है, जो कभी नहीं मरता है उसके लिए एक शब्द में क्या होगा, बताइएगा। जो कभी नहीं मरता है उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, अमर बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कभी नहीं मरता है उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा साथियों, अमर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राम ने रावण को मारा, यह कौन सा वाक्य है, बताइएगा। राम ने रावण को मारा, यह कौन सा वाक्य है साथियों, तो कृतवाच्य है। यह कौन सा वाक्य है साथियों, कृतवाच्य। याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे ही आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, मृग का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची कहने का मतलब क्या है साथियों, समान अर्थ वाला। तो मृग को और हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, हिरन बोलेंगे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। मृग का पर्यायवाची क्या होगा साथियों, हिरन। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, दिन रात एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। दिन रात एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, बताइएगा। बहुत मेहनत करना। दिन रात एक करने का मतलब क्या हो गया साथियों, बहुत मेहनत करना। और आप लोगों को भी अब बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्जाम टाइम आपका आ चुका है साथियों, ठीक है। तो दिन रात मेहनत करने का मतलब है बहुत मेहनत करना। दिन रात एक करने का मतलब क्या है, बहुत ही मेहनत करना। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों, अतिथि शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग से आपके एग्जाम में हर साल एक दो सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उपसर्ग क्या होता है साथियों, तो शब्द के आगे लगने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के आगे लगता है साथियों उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में आप देख सकते हैं अतिथि, तो अ प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, तिथि। अ प्लस में क्या हो जाएगा, तिथि। अ प्लस में क्या हो जाएगा, तिथि। तो अ प्लस में क्या हो जाएगा, तिथि। तो अ यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, उपसर्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर प्रत्यय की यहाँ पर बात करता है साथियों, तो प्रत्यय क्या हो जाता, तिथि हो जाता। प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाता साथियों, तिथि हो जाता। आशा करते ही आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, सज्जन शब्द का विलोम क्या है, बताइएगा। सज्जन शब्द का आपका विलोम क्या होगा, सज्जन। सज्जन का उल्टा पूछ रहा है साथियों, तो सज्जन का उल्टा क्या होगा, जैसे में भला का उल्टा क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। उसी प्रकार से सज्जन का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, दुर्जन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ा लिखा ना हो। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है साथियों, बताइएगा। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों, तो उसको लिए एक शब्द में, ऐसे तो देखिए अशिक्षित भी उसका अर्थ हो जाएगा, निरक्षर भी हो जाएगा, अज्ञानी और अनपढ़ सभी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसके लिए अर्थ पूछ रहा है कि जो पढ़ा लिखा ना हो, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, अनपढ़ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, समाज से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे में नीलकंठ। नीलकंठ यानी यहाँ पर भगवान का नाम आ गया, किसका नाम आ गया, भगवान का। तो ये देखिए ये दो समास में आएगा, ये बहुब्रीहि समास में भी आएगा और एक कर्मधारय समास में। कर्म कैसे होगा साथियों,
मतलब नीला है उसका कंठ, उसका कर्म को धारण किए हुए कि नीला है कंठ उसका कर्म धारण किया है, तो ये दोनों समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा और नीलकंठ समास, क्योंकि नीलकंठ एक भगवान का नाम है तो ये बहुब्रीहि समास भी होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग कौन सा ऑप्शन को सही करेंगे साथियों, तो देखिएगा कैसे क्लियर करेंगे। मेन आपका देखिए भगवान का नाम तो हम लोग कब, जैसे में गजानन, ये सब मेन मेन जो नाम रहता है उसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कर्म को इसको धारण किया कि कंठ है उसका कैसा है, नीला है, तो कर्म धारय समास सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग बात करते हैं साथियों, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा होगा। सूर्य को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो देखिएगा सूर्य को शस्य नहीं बोलेंगे, दिशाकर नहीं बोलेंगे, सुधाकर, ये सब चंद्रमा को बोलते हैं। ये सब किसको बोलते हैं साथियों, चंद्रमा को। हम लोग सूर्य को क्या बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, कमल का पर्यायवाची क्या है, बताइएगा कमल का पर्यायवाची क्या होगा साथियों। पंकज होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंकज हो जाएगा ए ऑप्शन। अंबुज हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। सरोज हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों, पंकज, अंबुज, सरोज, ये सभी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का आपका आखिरी सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, सत्य का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा सत्य का विलोम शब्द क्या होगा, यानी सत्य का उल्टा क्या होगा, असत होगा, बिल्कुल सही है। मिथ्या होगा, ये भी सही है। झूठ होगा, ये भी सही है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं सारा प्रश्न आप सही जवाब दिए होंगे, तो हिंदी में अपना स्कोर बताइएगा, 20 में से आपका कितना स्कोर हुआ साथियों, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो वहीं आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।